नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम डिकोड करने जा रहे हैं 1833 के चार्टर एक्ट को। एक पॉलिसी मेकर या रणनीतिकार के नजरिए से सोचिए तो ये सिर्फ कागज पर लिखा कोई आम कानून नहीं था। ये एक ऐसा जबरदस्त नीतिगत हस्तक्षेप था जिसने भारत में ब्रिटिश शासन के पूरे प्रशासनिक ढांचे को ही पलट कर रख दिया। असल में ये भविष्य के भारतीय कानून और शासन व्यवस्था का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। चलिए जल्दी से आज के एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे 1833 से पहले के पॉलिसी संकट से। फिर देखेंगे कैसे व्यापारी अचानक नौकरशाह बन गए। इसके बाद सत्ता का केंद्रीकरण, मैकाले का लॉ कमीशन, समान अवसर का वो बड़ा भ्रम और आखिर में कुछ जरूरी टेकअवेज। एक तरह से ये पूरे प्रशासनिक बदलाव की आपके लिए एक परफेक्ट एग्जीक्यूटिव समरी होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, 1833 से पहले का पॉलिसी संकट। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने अंग्रेजों को इतना बड़ा विधायी कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? अगर हम विधायी विकास की इस टाइमलाइन को देखें, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और फिर 1813 और 1833 के चार्टर एक्ट, एक बहुत ही क्लियर पैटर्न दिख रहा है ना? इन कानूनों के जरिए ब्रिटिश संसद धीरे धीरे लेकिन बहुत मजबूती से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्वायत्ता को कम कर रही थी और भारतीय क्षेत्रों पर अपना सीधा कंट्रोल बढ़ाती जा रही थी। अब इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या था? आर्थिक जरूरतें। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति ने रातों रात भारत को एक बहुत बड़े टारगेट मार्केट में बदल दिया था। ब्रिटिश फैक्ट्रियों को अपने प्रोडक्शन के लिए भारी मात्रा में सस्ते कच्चे माल की जरूरत थी और साथ ही तैयार माल को बेचने के लिए एक विशाल बिना रोक टोक वाले बाजार की। इसी आर्थिक दबाव ने कंपनी को एक व्यापारी की भूमिका से हटाकर एक फुल टाइम प्रशासनिक ढांचा में ढलने पर मजबूर कर दिया। यहीं से हमारा दूसरा पॉइंट आता है, व्यापारियों से लेकर स्टेट ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरशाह बनने तक का सफर। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पहचान को हमेशा के लिए मिटा दिया। 1833 से पहले के हालात देखिए। कंपनी का सिर्फ एक ही मकसद था, मुनाफा कमाना। वो हर चीज को व्यापारिक लाभ के चश्मे से देखते थे। लेकिन 1833 के बाद फोकस पूरी तरह से मर्केंटाइल ट्रेडिंग से हटकर इंस्टीट्यूशनल स्टेटक्राफ्ट यानी एक संस्थागत शासन पर आ गया। सोचिए, एक कंपनी जो सिर्फ पैसे कमाने आई थी, वो पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत की प्रशासनिक ट्रस्टी बन गई थी। इस तुलनात्मक टेबल पर थोड़ा गौर करते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट ने ही कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कमजोर करना शुरू कर दिया था। तब बस चाय और चीन के साथ व्यापार पर उनका कंट्रोल बचा था। लेकिन 1833 ने तो पूरी तरह से गेम ओवर कर दिया। वो बचा हुआ एकाधिकार भी खत्म। अब कंपनी के पास व्यापार करने का कोई अधिकार नहीं बचा था। वो पूरी तरह से एक शुद्ध प्रशासनिक और राजनीतिक मशीन बन चुकी थी। चलिए अब बात करते हैं भाग 3 की, सत्ता का केंद्रीकरण। दरअसल 1833 के पॉलिसी हस्तक्षेप का सबसे बड़ा और सबसे इम्पैक्टफुल हिस्सा यही केंद्रीकरण था। अब ये सेंट्रलाइजेशन असल में था क्या? आसान भाषा में कहें तो क्षेत्रीय केंद्रों से कानून बनाने की आज़ादी छीन लेना और सारा कंट्रोल एक सुप्रीम सेंट्रल अथॉरिटी के हाथों में दे देना। ब्रिटिश नीति निर्माताओं के लिए अलग अलग प्रेसिडेंसीज के अलग अलग कानून संभालना एक बहुत बड़ा प्रशासनिक सिरदर्द बन चुका था। उनके व्यापारिक हितों के लिए पूरे भारत में एक समान प्रशासनिक व्यवस्था होना अब बहुत जरूरी हो गया था। और इस केंद्रीकरण का नतीजा क्या हुआ? भारी प्रशासनिक टकराव। आप देख सकते हैं, बॉम्बे और मद्रास जैसी प्रेसिडेंसीज जो पहले काफी हद तक स्वतंत्र थीं, उनकी पावर जीरो हो गई। उनकी सारी विधायी शक्तियां बंगाल में बैठी एक नई केंद्रीय सत्ता को सौंप दी गईं। ये लोकल ऑटोनॉमी और सख्त सेंट्रल कंट्रोल के बीच का एक बेहद क्लासिक और स्पष्ट उदाहरण है। पदानुक्रम या हायरार्की की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में अपॉइंट होना इस नई व्यवस्था का चरम बिंदु था। एग्जाम के नजरिए से ये एक बेहद क्रिटिकल एंकर पॉइंट है। अब बेंटिक सिर्फ बंगाल के गवर्नर नहीं थे, बल्कि पूरे देश के नागरिक और सैन्य प्रशासन की असीमित शक्तियां उनकी मुट्ठी में थीं। ये पावर के पूरी तरह सेंट्रलाइज होने का सबसे बड़ा सिंबल था। अब आते हैं भाग 4 पर, मैकाले का यूनिफाइड लॉ कमीशन। जाहिर है, जब प्रशासन पूरे देश के लिए एक हो गया तो इतने बड़े क्षेत्र को चलाने के लिए कानून भी तो एक ही होना चाहिए था, है ना? बिल्कुल। 1833 के इस एक्ट ने इसी वैधानिक जरूरत को पूरा करने के लिए भारत के सबसे पहले लॉ कमीशन की स्थापना की।
अलग अलग क्षेत्रों और धर्मों के कानूनों की वजह से जो प्रशासनिक अराजकता मची थी, उसे खत्म करना इनका मिशन था। एक तरह से आधुनिक भारतीय कानूनी ढांचे का पूरा ब्लूप्रिंट यहीं तैयार किया जा रहा था। इस पूरे प्रोसेस को 3 बहुत ही क्लियर स्टेप्स में देखा जा सकता है। पहला, लॉ कमीशन का औपचारिक गठन। दूसरा, लॉर्ड मैकाले को इसका अध्यक्ष बनाना। और तीसरा सबसे अहम स्टेप, इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की मजबूत नींव रखना। भारतीय क्रिमिनल लॉ को एक सिस्टमैटिक रूप देने में मैकाले का जो ऐतिहासिक योगदान था, उसका सीधा असर आज भी हमारी न्याय प्रणाली पर दिखता है। आगे बढ़ते हैं भाग 5 की तरफ, समान अवसर का भ्रम। किसी भी पॉलिसी को सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर देखना जरूरी है। अगर हम इस एक्ट का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें तो वादों और जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत गहरी खाई नजर आती है। एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल उठता है, गैर भेदभाव की ये पॉलिसी व्यवहारिक रूप से फेल क्यों हो गई? एक्ट की धारा 87 में आधिकारिक तौर पर लिखा था कि धर्म, जन्मस्थान या रंग के आधार पर भारतीयों से रोजगार में कोई भेदभाव नहीं होगा। सैद्धांतिक रूप से तो ये एक बेहद प्रोग्रेसिव वादा था, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट। इन शानदार ऑफिशियल क्लॉजेस के बावजूद औपनिवेशिक प्रशासन ने भारतीयों को सत्ता, ऊंचे पदों और प्रतिनिधित्व से पूरी तरह दूर ही रखा। कंपनी के डायरेक्टर्स का कड़ा विरोध था और उनकी कॉलोनियल मानसिकता ने इस नीति को कभी जमीन पर उतरने ही नहीं दिया। सारी प्रशासनिक पावर अंग्रेजों के ही हाथों में रही और समान अवसर का ये वादा सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गया। अब हम आ गए हैं अपनी आखिरी हिस्से पर, भाग 6, प्रमुख निष्कर्ष और नीतिगत विरासत। चलिए इस पूरे एनालिसिस को समेटते हुए उन अहम पॉइंट्स को देखते हैं जो परीक्षा और रिवीजन के लिए सबसे जरूरी हैं। इस ऐतिहासिक पॉलिसी शिफ्ट को याद रखने के लिए बस ये 4 पिलर्स दिमाग में रखिए। पहला, विलियम बेंटिक का पहला गवर्नर जनरल बनना, जो संपूर्ण केंद्रीकरण को दर्शाता है। दूसरा, मैकाले के पहले लॉ कमीशन का गठन, जिसने कानूनी एकरूपता ला दी। तीसरा, कंपनी के ट्रेड का पूरी तरह खात्मा। और चौथा, एक फुल सेंट्रलाइज्ड विधानमंडल की स्थापना। इन्हीं नीतियों ने आगे चलकर भारत के आधुनिक प्रशासनिक ढांचे को आकार दिया। आखिर में मैं आपके सामने एक गहरे पॉलिसी लेवल सवाल को छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, क्या जानबूझकर किए गए भेदभाव और बहिष्कार पर खड़ी कोई भी नौकरशाही कभी वास्तव में लंबे समय तक टिकाऊ शासन दे सकती है? एक तरफ तो सेंट्रलाइज्ड शासन के बड़े बड़े आदर्श थे और दूसरी तरफ औपनिवेशिक नियंत्रण की कड़वी सच्चाई। इन्हीं दोनों के बीच के इस बुनियादी तनाव ने भारतीय उपमहाद्वीप के पूरे भविष्य को तय किया। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।